जय हिंद। कक्षा 12 के विद्यार्थियों का हमारी इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आज आपके सम्मुख मैं आरोह पुस्तक की जो गद्य रचना है वो यानी कि दूसरे पाठ को लेकर हम प्रस्तुत हो रहे हैं। वो दूसरा पाठ है बाजार दर्शन। तो सबसे पहले इस पाठ के, चूँकि पाठ आप पढ़ चुके होंगे, भली प्रकार अपनी कक्षा में अध्यापकों द्वारा पढ़ाया गया होगा। अब उनके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आपके सम्मुख लेकर हम उपस्थित हैं और उनके साथ ही उनके सटीक उत्तर को भी हम बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रश्नोत्तर के पूर्व कुछ आपके सम्मुख एक मोटिवेशनल थॉट रखना चाहते हैं, जो कि चूँकि आपकी बोर्ड की परीक्षा सन्निकट है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। न देख रास्ता कठिन, न सोच रात है कि दिन, सधे हुए कदम बढ़ा, सधे हुए कदम बढ़ा, न कोस एक एक दिन गिन, तुझे बुला रही पथिक, डगर अगम कठिन विषम, न लक्ष्य दूर है कहीं, उठा कदम बढ़ा कदम। यानी पढ़ाई की तरफ आप आगे बढ़िए, पढ़ाई से अपने आप को विमुख न करें, मीडिया में ही केवल लगे न रह जाएं, और केवल आपका एकमात्र लक्ष्य है अध्ययनरत रहना और परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त कर अपने माता पिता के सिर को गर्वोन्नत कीजिए। अपने अध्यापकों को आप संतुष्ट कर सकते हैं, और जब आपके अंक अच्छे आएंगे तो अध्यापक को और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यही चाहिए अध्यापक अध्यापिकाओं को कि आपने अपने लक्ष्य को पा लिया। अब आप आगे की राह स्वयं चुन सकते हैं और हमेशा सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। इसीलिए इस मोटिवेशनल थॉट को मैंने आपके सामने रखा, जो कि आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो यह जो पाठ है बाजार दर्शन, वह जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा लिखा गया है, जो हिंदी साहित्य के बड़े ही मानिंद लेखकों के रूप में गिने जाते हैं, और मुंशी प्रेमचंद की परिपाटी के उनके आगे के साहित्यकारों में इनका बड़ा ही नाम है और शोहरत है। इनकी जो कथा लिखने की प्रवृत्ति है, उसकी एक धारा को इन्होंने आगे बढ़ाया। वो धारा कहलाती है, एक विधा कहलाती है मनोवैज्ञानिक विधा। यानी अपनी कहानियों और अपने उपन्यासों में इन्होंने मनोवैज्ञानिक भाव को प्रदर्शित करने की अभूतपूर्व चेष्टा की है। इनके उपन्यास हैं परख, सुनीता, त्यागपत्र और कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध। और कहानियों में नीलम देश की राजकन्या बहुत ही चर्चित है, और पाजेब। तो ये जो इनके कहानी संग्रह हैं, कभी आवश्यकता पड़े और कभी आपको खाली हो तो इन उपन्यासों और इन कहानियों को आप अवश्य पढ़ें। एक ऐसे ये हिंदी साहित्य के आप ऐसे साहित्यकार हैं जिनको कि अनेकानेक पुरस्कारों से पुरस्कृत भी किया गया है, जैसे कि भारत भारती, पद्म भूषण इत्यादि। इनका जन्म 1905 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1990 में हुई। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अब हम मुखातिब होते हैं बाजार दर्शन की ओर। बाजार दर्शन एक ऐसा पाठ है, एक ऐसा वैचारिक निबंध है जिसमें आज के अर्थ युग में
हम कैसे बाज़ार से प्रभावित होते हैं और कैसे हमें बाज़ार से प्रभावित नहीं होना चाहिए। इन सभी बातों को एक किस्से के माध्यम से और अपने एक दार्शनिक विचार के माध्यम से आपने इस पाठ को लिखा है, जो कि बड़ा ही रोचक है और हृदय ग्राह्य है, यानी हृदय में ग्रहण करने योग्य है। हर पाठ का कोई न कोई उद्देश्य होता है, तो लेखक का इसमें प्रमुख उद्देश्य और संदेश यही है कि इस अर्थ युग में पैसे को हमें बचा कर रखना चाहिए। हमें बाल्यावस्था से ही और किशोरावस्था से ही पैसे के मूल्य को समझना चाहिए और पैसे को बाज़ार के आकर्षण में आबद्ध होकर हमें उसे ज़रूरत से ज़्यादा उड़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जैसा कि आज का युवा समाज आज की फलती फूलती मॉल संस्कृति में जाकर अपने आप को उसके बाज़ार के आकर्षण से आबद्ध होकर उससे खींचकर वो पैसे को वो लुटा देते हैं और जेब को खाली करके घर चले आते हैं। तो पैसों की कीमत को समझने की कोशिश हमें अवश्य करनी चाहिए। तो जो आपके पुस्तक में जो प्रश्न दिए गए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। प्रश्न है कि बाज़ार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। जब बाज़ार का जादू हमारे ऊपर चढ़ता है तो कुछ ऐसा प्रभाव डालता है जैसे चुंबक जो है जिस प्रकार लोहे को अपनी ओर खींच लेता है, वैसे ही यह जो बाज़ार का आकर्षण है वह हमें अपनी ओर खींचकर वो मौन निमंत्रण देता है और हमारे पैसे को अपनी ओर खींच लेता है। और हम अगर मध्यम तबके के इंसान हैं तो हमारी जेब खाली हो जाती है। तो ये बाज़ार का जादू कहलाता है। इसका प्रभाव कुछ यूं ही होता है बाज़ार। और दूसरा इसमें प्रश्न का दूसरा रूप है, बाज़ार का जादू उतरने पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो मनुष्य पर बाज़ार के जादू का प्रभाव जब उतर जाता है तब हमें यह पता चल जाता है कि हमने बाज़ार से प्रभावित होकर तमाम आधुनिकतम फैंसी चीज़ों को हमने खरीद कर अपने घर को गोदाम गृह बना लिया और जब हमारे घर में रखने की जगह नहीं होती तो हमारे आराम में वह खलल डालती है, यानी वह हमें पीड़ा देने लगती है और पश्चाताप देने लगता है कि हमने बेवजह, हमारे पास तो यह सामान था, हमने इस सामान को क्यों ज़्यादा खरीद लिया। तो यह है बाज़ार का जब जादू उतरता है तो कुछ यूं ही उतरता है। इस तथ्य को दर्शाने के लिए जैनेंद्र कुमार जी ने पाठ के प्रारंभ में अपने एक मित्र की चर्चा की। उनके मित्र उनके घर आए हुए थे, अपने सपत्नीक आए हुए थे और ये लोग, शाम की ट्रेन थी, ट्रेन से उनको अपने घर वापस लौटना था। वो बाज़ार कुछ खरीदने जाते हैं, अपने पॉकेट में जो भी पैसा रहता है रख कर ले जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद बाज़ार के आकर्षण से आबद्ध होते हैं और उन्होंने केवल अपने ट्रेन की टिकट के पैसे को बचाकर बाकी सभी पैसों की खरीदारी कर डाली और पैसे उनके जेब से भाप की तरह उड़ गए और तमाम थैला लेकर वो अपने घर वापस आ जाते हैं। तो लेखक ने उनसे पूछा जैनेंद्र जी ने कि मित्र आपने क्या क्या खरीद लाए। तो मित्र ने जवाब दिया कि जहाँ पत्नी होती हैं, जहाँ स्त्री होती हैं, स्त्री हों और माया, स्त्री यानी कि माया की नगरी, स्त्री माने माया,
तो स्त्रियां जहाँ पर होती हैं वहाँ मनुष्य अपने, अगर उनको बाज़ार में खड़ा कर दिया जाए तो मनुष्य पैसे को बचा नहीं सकता। तो यहाँ पर यह सिद्ध करता है यह उदाहरण कि हमें अपने मन पर काबू नहीं है, इसलिए हमें अपने पैसों को सोच समझकर खर्च करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है कि बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का सशक्त पहलू उभर कर आता है। क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है? देखिए, भगत जी का जो चरित्र इसमें दिखाया गया और भगत जी की कहानी को इस पाठ में बताई गई, उस कहानी में यह बताया गया है कि भगत जी चूरन वाले पूरे बनारस में बहुत ही सुप्रसिद्ध हैं, फेमस हैं। और वो बाज़ार में जाते हैं, चौक रास्ते से जाते हैं और चौक में विभिन्न प्रकार के चकाचौंध वाले बाज़ार के तमाम दुकानों को देखते हैं, लेकिन उनकी कदम वहीं पर जाकर रुकती है जहाँ पर पंसारी की दुकान होती है। केवल नमक और चूरन वाले सामान वो लेते हैं और उनकी दृष्टि जरूर चकाचौंध वाले दुकानों पर पड़ती है, लेकिन उनके कदम केवल वहीं पंसारी की दुकान पर जाकर टिकती है, क्योंकि उन्हें केवल आवश्यक चीज़ों की ही खरीदारी करनी थी। और जब वो चूरन बनाते हैं तो 25-25 पैसे का वो चूरन बेच डालते हैं, 10-10 पैसे का, 25-25 पैसे का बच्चों में चूरन को बेच देते हैं। और जितनी उनकी लागत चूरन बनाने में लगती है, बस उतना ही पैसा वो बच्चों से लेते हैं। यदि उससे ज़्यादा वह चूरन बन जाता है तो उस चूरन को यूं ही बिना पैसा लिए ही बच्चों में वितरित कर देते हैं। तो भगत जी का यह जो सशक्त पहलू है वह हम सभी को आदर्श रूप में स्वीकार करना चाहिए कि हमें बाज़ार के ठाट से प्रभावित नहीं होना चाहिए और उसी दुकान तक जाना चाहिए जहाँ पर हमें हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। तो भगत जी के कैरेक्टर में केवल संतोष और धैर्य की प्रवृत्ति दिखाई देती है। उसके साथ साथ समाज में रहने वाले बच्चों के हृदय की खुशी के लिए वो अपने चूरन को वितरित कर देते हैं। इसमें उनके कैरेक्टर में एक भाव और दिखाई देता है कि हमें बच्चों की खुशी को पैसे से कभी तौलने नहीं चाहिए। तो भगत जी का यह जो सशक्त पहलू है इस पाठ में, यह हमारे लिए, हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरणास्पद है। इसके आगे एक प्रश्न आता है, तीसरा प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक में जो दिया गया है, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किसमें है? तो पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि बाजारूपन से अभिप्राय यह है कि हम कपट को बढ़ावा देते हैं। क्यों कपट को बढ़ावा देते हैं? कि यदि आज हमारे पास खुदा न खास्ते यदि पैसों की अधिकता है तो उन ढेर सारे पैसों को लेकर जाकर बाज़ार सबसे महंगी चीज़ हम खरीद कर ले आते हैं और दूसरों के सामने यह दिखाते हैं कि आज हमने एलईडी टीवी एक ऐसी या ऐसा 1 लाख 1.5 लाख वाला मोबाइल हमने खरीद लिया है और लोगों के सामने उसको खोल कर दिखाते हैं और इस रूप में हमारे मन में अभिमान का भाव जागृत होता है और मन में
यह भाव आता है। दूसरा व्यक्ति जब उसको देखता है, पड़ोस के लोग उसे देखते हैं, तो वो उनके मन में एक ईर्ष्या की प्रवृत्ति जागृत होती है। तो छल कपट से युक्त बाजारूपन कहलाता है। हमें बाजारूपन को बढ़ावा कदापि नहीं देना है। इस प्रश्न का दूसरा जो पहलू है, किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं? भगत जी जैसे लोग बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं कि हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता हो, बस उतना ही पैसा हम अपने जेब में लेकर जाएं और उसी दुकान पर रुक कर हमें अपने चीज़ों को खरीद कर हम ले आएं। और बाजार अथवा बाजार की सार्थकता इसी में है, न कि बड़े बड़े दुकानों के जो डमी हैं उन डमी को देखकर हम पैसे को बाजार में लुटा आवें। ऐसा हमें कदापि नहीं करना चाहिए। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? तो यह जो बात कही गई कि लिंग, जाति, धर्म, देखिए बाजार सबके लिए है, न इस वह किसी लिंग में भेद करता है, न धर्म में, न जाति में। यानी सर्वधर्म समभाव की भावना बाजार में होती है। हर लिंग के लोग जाते हैं, स्त्री पुरुष, साधु संत सभी बाजार में जाते हैं और सभी के लिए बाजार खुला रहता है। अपनी जीवित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम बाजार जाते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो बाजार का बड़ा ही महत्व है। इसके पश्चात एक प्रश्न आता है कि आप अपने तथा समाज से कुछ ऐसे प्रसंग का उल्लेख करें जैसे कि जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत होता है। एक बार की बात है, अभी हाल ही में एक अध्यापिका थी जो कि BHU में भर्ती थी और पैसे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी उनके रोग के इलाज के लिए, लेकिन उनके पिता के पास उतना पैसा नहीं था। तो पैसों की कमी के कारण जगह जगह हाथ फैलाने पर भी उन्हें उपयुक्त डॉक्टर को इलाज के लिए पैसा देने के लिए वो असमर्थ हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने अपनी बेटी से हाथ धो लिया। कहने का अर्थ यह है कि उस बेटी की मौत हो गई पैसे के अभाव में। और इसी का दूसरा, इसलिए पैसा बचा कर रखना चाहिए। गाढ़े दिनों के लिए हमें पैसा अत्यंत आवश्यक हमारे लिए होता है, इसलिए उसको हमें बचा कर रखना चाहिए और शुरू से मितव्ययी होने का अभ्यास करना चाहिए। दूसरा है, जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई, पैसे की शक्ति तब काम नहीं आती जब मनुष्य जिस माल असबाब को इस धरती पर छोड़कर यूं ही चला जाता है, तब पैसा उसके जीवन में कोई काम नहीं आता। जैसे भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिनके पास किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी और आतंकवादियों ने उन पर हमला किया और वो दुनिया से चली गईं। तो ऐसे समय में पैसा, माल, असबाब सब कुछ उनका धरा का धरा रह गया। तो यहीं पर हम अपने अब वाणी को विराम देते हुए इस पाठ को समाप्त करते हैं और आपके लिए एक सवाल हम देकर जाते हैं जिसको कि आप ज़रूर लिख लीजिएगा। यह पाठ इस साल बोर्ड की परीक्षा में अवश्य आएगा और ध्यान रखिएगा। तो नकली सामान पर नकेल, इस विषय पर आप एक अनुच्छेद अवश्य लिखिएगा और इससे रिलेटेड एक विज्ञापन भी बना लीजिएगा। धन्यवाद।